Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर जो है 15 दाजू जो लेसन है या पाठ जो है, इसके जो लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। इन्हें जो है नई कहानी के आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दाजू कहानी जो है, इस दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू का अर्थ बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देती है और तिरस्कार भरी वाणी जो है परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। यह हमारी जो प्रस्तुत जो कहानी है, जो दाजू बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। विद्यार्थी मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे लेसन को शुरू करते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटे कैफे जो है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। अब मदन देखने में कैसा है, उसका वर्णन है। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफेद आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही भी होगी। आधी जली हुई सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने उनके प्रस्तुत हो गया, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की वो प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन, जहां किसी प्रकार का कोई जन न हो, एकांत स्थान में निसंग होने पर, किसी का साथ न होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, अकेलापन अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है,
परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में भी रहकर सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन जो अपना न हो, अपनों का भाव। पर यह अकारण नहीं होता, बिना कारण के नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह, अलगाव या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जो कथा है वो कथा यूं है कि जगदीश बाबू दूर देश से आए, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन, उनको अपना कोई नहीं लगता। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर, आदी हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है कि अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोसी, स्कूल कॉलेज के छोकरे लड़के, अपने निकट शहर के कैफे, होटल। तभी वह विचारों में खोए हुए हैं। अचानक आवाज आती है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी यानी एस्ट्रे जो है में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी वह रिक्तता, अभाव उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने पूछा। पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से, यह इच्छा से जगदीश बाबू ने पूछ लिया। अल्मोड़ा में हो, लेकिन अल्मोड़ा में कौन सी जगह से हो? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली अनोखी संज्ञा या नाम के कारण उसे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लंगो, वह सकुचाता हुआ सा नाम बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के ही रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत जो बीत चुका है को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा, पुरानी यादों में खो गया। अतीत में अब क्या क्या वो सोच रहा है। ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा जो उसकी माँ है, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? आखिर में वो किसकी तरह दिखते हैं, कैसे लगते हैं? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू की तरह लग रहे हैं। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू अर्थात हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? जगदीश बाबू कहते, पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी मां अपने बेटे को चूमती। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। और यह मदन जो है कि दूसरी टेबल से भी, दूर से भी चिल्लाता है, दाजू। उन्होंने कहा, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर
जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली जो डोरी थी अहम के घमंड के तेज धार के आगे टिक न सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रख सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर सर सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सिर देकर कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, माँ की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक किसी ने खींच लिया, दूर कर दिया। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो है जो भी निश्चय कर लेता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। मदन पूर्ववत पहले की तरह काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी साथ में पढ़ने वाले मित्र हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा शब्द उसके बदल गए। लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद मित्र ने कहा, शायद पहाड़िया है, पहाड़ में रहने वाला है। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाह ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछ लिया। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गईं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगीं। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? मदन ने तुरंत उत्तर दिया, बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। जिसको हम अपना समझते हैं, अगर वही हमें दुख पहुंचा दे, ठेस पहुंचा दे, ऐसी कर्कश वाणी अगर हमें बोल दे, हमें आहत कर दे, तो वह दुख, वह घाव बहुत ही गहरा होता। वही जो बात जो है मदन के साथ हुई, मदन के मन को गहरा ठेस जो है जगदीश बाबू ने पहुंचाया। इसलिए अब वह किसी से अपनत्व नहीं बनाना चाहता या अपनत्व नहीं रखना चाहता। इसीलिए वो कह रहा है कि लोग मुझे साहब बॉय कहते हैं, अपना नाम नहीं बता रहा, क्योंकि वह एक बार नाम बताकर, अपनापन जताकर देख चुका है। इसीलिए उस गलती को वो बार बार दोहराना नहीं चाहता। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये हमारा जो है लेसन जो है 50 नंबर पूरा हुआ। आप सभी लोग स्वाध्याय जो है इसका कर लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल हो, कठिनाई हो अगर, तो आप लोग स्कूल में आकर पूछ सकते हैं।